जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज की शुरुआत की थी। इसमें हमने चतुर्भुज को पढ़ा था, चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज के गुणों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। अब दोस्तों, चतुर्भुजों के प्रकार में विशेष तौर पर इस पार्ट में हमारे इसमें समांतर चतुर्भुज है। तो अगर हम चतुर्भुजों के प्रकार में जाते हैं तो मुख्यतः देखा जाए तो चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला चतुर्भुज होता है उत्तल चतुर्भुज और एक होता है अवतल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज को सामान्य भाषा में देखा जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष बाहर की ओर निकले हों, और अवतल चतुर्भुज में देखा जाए तो कोई एक शीर्ष अंदर की ओर हो तो उसे हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। ये तो देखने के हिसाब से हमने कहा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बाहर की ओर निकले हों उत्तल, और जिसका एक शीर्ष अंदर की हो उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो अवतल चतुर्भुज कहलाता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो चतुर्भुज, इसका ये वाला जो कोण है अंतःकोण, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। और ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो तो उसे हम उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। तो ये इस टाइप के जो चतुर्भुज होते हैं इनके सारे कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। हम मुख्यतः जो चतुर्भुज पढ़ते हैं दोस्तों वो पढ़ते हैं उत्तल चतुर्भुज मुख्यतः। बाकी ये भी चतुर्भुज है, इसको भी पढ़ना चाहिए। फिर जब हम उत्तल चतुर्भुज में जाते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 चतुर्भुज आते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा है समलंब चतुर्भुज और तीसरा है पतंग। अब समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग, तो जब हम समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करते हैं तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बस इतना ही पर्याप्त है समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दूसरा है समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, दूसरे के बारे में कोई बात नहीं, एक जोड़ा, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। पतंग, पतंग आप लोगों ने देखी है, पतंग ये भी होती है। तो पतंग को जो परिभाषित किया है वो भुजाओं से किया है कि जो एडजेसेंट दो भुजाएं होती है, पड़ोसी भुजाएं पास साथ वाली, जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, वो बराबर हो। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो हम इसको पतंग कहेंगे। तो जो सन्निकट भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट भुजाएं होती हैं, वो आपस में बराबर हों, एक दो जोड़े, तो हम उसको पतंग कहेंगे। अब समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग, ये 3 प्रकार के उत्तल चतुर्भुज होते हैं। अब कई बार हम परिभाषाएं और चतुर्भुजों के गुण इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं।
परिभाषाएं न्यूनतम शर्त है किसी गणितीय ज्यामिति को बताने के लिए। यहाँ ज्यामिति बात करें इसलिए ज्यामिति के लिए बात करेंगे, नहीं तो परिभाषा सब अलग अलग है। सीधी सी बात है, न्यूनतम शर्त होती है किसी को परिभाषित करने के लिए। और जो गुण होते हैं वो उसमें व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में हम देखें तो आयत के गुण अलग हैं, वर्ग के गुण अलग हैं और समचतुर्भुज के गुण अलग हैं। तीनों के गुण अलग अलग व्यक्तिगत होते हैं गुण, और परिभाषा कॉमन होती है। इसलिए जो न्यूनतम शर्त है जो सभी में कॉमन हो वही परिभाषा में जाती है। इसलिए कई बार हम सुनने में आता है कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा जब बच्चे देते हैं तो वे कहते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो। यहाँ बराबर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुण और परिभाषा में अंतर है। परिभाषा न्यूनतम शर्त है जिसमें सभी के ऊपर वो लागू हो जाती है। इसलिए सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, वो वर्ग पे भी लागू हो जाती है, आयत पे भी लागू हो जाती है, समचतुर्भुज पर भी लागू हो जाती है। लेकिन वर्ग के गुण अलग है, आयत के गुण अलग है और समचतुर्भुज के गुण अलग है, जबकि तीनों ही समांतर चतुर्भुज है। इसलिए समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो केवल इतना ही पर्याप्त है कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। जैसे कि ये एक चतुर्भुज है, इसके सम्मुख भुजाएं समांतर है तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। आइए समांतर चतुर्भुज की अब हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें विशेषकर समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है इसलिए वर्ग भी आएगा, क्योंकि आयत भी समांतर चतुर्भुज है इसलिए आयत भी आएगा, और समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है इसलिए वो भी आएगा। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का पूरा समूह इस अध्याय में आपके इसमें आता है। बाकी समलम चतुर्भुज और पतंग इनका थोड़ा सा परिचय है, बाकी इसमें ज़्यादा विस्तृत विवरण इसका नहीं आता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुजों के गुण। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के जो गुणों में जो सबसे पहला गुण है उसको हम सिद्ध भी करेंगे और वो प्रमेय की सहायता से है और वो गुण भी है। तो क्या गुण है? पहला, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, हमने मान लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, का एक विकर्ण, कोई सा भी एक विकर्ण ले लिया, हमने ये विकर्ण लिया, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है। विकर्ण चाहे ये हो चाहे ये हो, उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभक्त करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह गुण सही है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं क्योंकि ये प्रमेय है। अब प्रमेय है तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC उसका विकर्ण है, जिसमें AC एक विकर्ण है। तो ये तो हो गया, हमें दिया है। क्या ज्ञात करना है? तो उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभक्त करता है। तो हमें बताना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे हम उपपत्ति इसकी। जब हम इसकी उपपत्ति करते हैं तो ये दो त्रिभुज हो गया। अब हम सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में होता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये सम्मुख भुजा ये इसके समांतर हो गई, और अगर ये समांतर हो गई तो ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण BAC
त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में कोण BAC बराबर कोण ACD। क्यों है ये? एकांतर अंतःकोण। ये कोण बराबर आ गया। इसी तरह से ये भुजा इसके समांतर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से तो ये इसके समांतर होगी, तो ये फिर इसकी तिर्यक रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, तिर्यक रेखा हो गई। तो ये समांतर है इसके, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा होने से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, अर्थात कोण BCA बराबर कोण CAD। ये भी एकांतर अंतःकोण है, तो आपके दो कोण बराबर हो गए। और जब दो कोण बराबर आ जाते हैं तो फिर हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है कि एक भुजा बराबर हो, वो भी उन दोनों कोण से मिलकर बनी हो। तो इन दोनों कोण से मिलकर बनने वाली भुजा है AC, तो AC बराबर AC, उभयनिष्ठ भुजा। और दोस्तों तीन भाग बराबर हो गए, और जब तीन भाग बराबर हो जाते हैं तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दोस्तों अगर आप ये पहला नियम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे दो अन्य गुण सीधे आपके हल हो जाते हैं, जिसमें आपको इतना तो करना ही है। तो मैं उन दोनों गुणों की चर्चा भी यहीं कर लेता हूं। तो वे दो गुण कौन कौन से हैं? तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इसी प्रमेय से चतुर्भुज के दो गुण और आ जाते हैं। देखते हैं कौन से गुण। प्रमेय 8.2, प्रमेय 8.1 अगर हो जाती है तो प्रमेय 8.2 अपने आप पूरी हो जाती है, और दूसरा गुण भी हो जाता है। कैसे हो जाता है देखें। जो प्रमेय 8.2 है वो है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है। हमें बताना है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो जो पहली प्रमेय है उसी तरह से इसको हल करेंगे। आपको एक समांतर चतुर्भुज है और एक कर्ण बनाना है, तो एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण बनाना है। अब सिद्ध करना है आपको, तो ये सिद्ध करना बदल जाएगा। अब आपको बताना है सम्मुख भुजा बराबर होती है, अर्थात AB बराबर CD और AD बराबर BC। ये विकर्ण आपने बनाया तो दो त्रिभुज बन गए। ये दो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को आपने सर्वांग सम सिद्ध किया, उसी तरह से ये सिद्ध हो गए। ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और अब आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। अतः AB बराबर CD काय से? CPCT से। और AD बराबर BC, ये भी CPCT से। तो पहली प्रमेय से ही आपकी दूसरी प्रमेय भी सिद्ध हो जाती है। अब दोस्तों इसी प्रमेय से एक और प्रमेय सिद्ध हो जाती है और एक और गुण सिद्ध हो जाता है, जिसमें ये भाग वैसा का वैसे होगा। अर्थात प्रमेय एक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे दूसरी 8.2 भी हल हो रही है, एक 8.4 भी हल होगी। देखते हैं कैसे। अब आप देखें प्रमेय 8.4, ये भी इसी से सिद्ध हो जाएगी। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण बनाया। अब आपको बताना है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज तो उसी प्रकार से दिया है। अब यहाँ पर केवल चेंज हो जाएगा भुजा की जगह कोण। कोण B बराबर कोण D तथा कोण A बराबर कोण C।
चित्र आपका वही है। फिर आपके सामने दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज होने से ये दो त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया, ये सर्वांग सम सिद्ध किया, जैसा प्रमेय 1 में हमने सिद्ध किया था वही, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो संगत भाग बराबर हो जाएंगे। कोण B बराबर कोण D, ये आ गया इस तरह से। अब अगर विकर्ण ये नहीं होता तो फिर ये होता, और ये अगर होता तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होता, तो करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये CPCT से आया, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण A बराबर कोण C। तो ये आपकी 3 प्रमेय एक साथ हल हो जाती है और 3 गुण भी पता चल जाते हैं। पहला गुण हमें पता चलता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुज में विभक्त करता है। दूसरा गुण पता चलता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और तीसरा गुण पता चलता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और ये गुण हमें आगे बहुत काम में आएंगे, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिए। बाकी बचे हुए गुणों को लेकर मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।